यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज नहीं, अपितु आप लोग अक्सर जब यूनेस्को का नाम आता है खट से आपके कान खड़े हो जाते हैं। यूनेस्को है तो वर्ल्ड हेरिटेज होगा, वर्ल्ड हेरिटेज होगा तो भारत के अंदर 38 हैं, 30 + 7 + 1 करके खट से आप याद कर लेते हैं, है कि नहीं? वैसे ही लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यूनेस्को केवल वर्ल्ड हेरिटेज ही डिक्लेयर नहीं करता है, इसके अलावा यूनेस्को एक काम और करता है और वो है मेरे प्यारे साथियों बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा करना। क्या होते हैं ये बायोस्फीयर रिजर्व? आप में से बहुत सारे बच्चे शायद इंपॉर्टेंस ना समझते हो एनवायरमेंट की परीक्षाओं में। मेरे प्यारे साथियों, आपके एग्जाम में एनवायरमेंट जो साइंस है ना, एनवायरमेंटल साइंस, वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। पेपर में हर जगह उसका वेटेज हो गया है, क्योंकि आज अगर दिवाली पर राजस्थान में पटाखे बैन है, उसके पीछे रीजन भी पर्यावरण है। अगर आज दिल्ली के आस पड़ोस के इलाकों में पराली जलाने पर पेनल्टी है, उसके पीछे भी रीजन पर्यावरण है। तो पर्यावरण है तो हम हैं, अगर पर्यावरण दूषित है तो शायद ही हम बचेंगे। इसलिए पेपर में पर्यावरण का बहुत बड़ा एस्पेक्ट हो गया है, इसलिए इसे इज्जत दीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, यूनेस्को ने इंसान और जानवरों के बीच बढ़ते हुए द्वंद्व से निपटने के लिए एक प्रोग्राम चलाया था। मेरे प्यारे साथियों, वो प्रोग्राम 1971 में चलाया था, जिसे हम कहते हैं MAB प्रोग्राम। MAB, मैन एंड बायोस्फीयर, मैन बोले तो आदमी, एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, MAB प्रोग्राम चलाया था, जिसके तहत दुनिया के अंदर ऐसे बायोस्फीयर्स के बारे में, अब ये बायोस्फीयर क्या होता है बताऊंगा। क्या आप में से कई लोगों से पूछा जा सकता है, ये प्रश्न हो सकता है कईयों को कंफ्यूज कर दे कि सर बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर क्या कोई नेशनल पार्क होता है क्या? आप में से ना कई लोग इस प्रकार का दिमाग लगाएंगे, अच्छा नेशनल पार्क इज्जतदार चीज है, जैसे होता है ना कि भाई अगर कोई व्यक्ति बन रहा है तो IAS बने, IAS सबसे बड़ी चीज होती है, फिर स्टेट की सर्विसेज होती हैं, फिर SSC की सर्विस होती है, दिमाग में एक पिक्चर होती है ना, ऐसे बायोस्फीयर की पिक्चर बनाई जाए तो दिमाग में सबसे ऊपर क्या आएगा? नेशनल पार्क होता होगा सबसे ऊपर, फिर बायोस्फीयर रिजर्व होता होगा, क्या होता होगा, पहले कोई क्या बनता होगा? एकदम अलग चीज है ये, कंफ्यूज मत होना, ये बिल्कुल अलग चीज है। बायोस्फीयर अलग है, नेशनल पार्क एकदम अलग है। क्या कोई बायोस्फीयर नेशनल पार्क हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या कोई नेशनल पार्क बायोस्फीयर हो सकता है? हो सकता है। दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन पहले आपको समझना होगा कि होता क्या बायोस्फीयर। मेरे प्यारे साथियों, सामान्यतः जंगल के अंदर जानवर तो रहता ही है, पेड़ पौधे भी रहते हैं, इनको देखने के लिए इंसान भी जाता है। और इंसान की हदें क्या होती है, मैं आपको वो बताता हूं कि इंसान का मौका पड़े ना तो वो टाइगर के आंखों में आंखें डाल करके देखे, अगर टाइगर उसे काटने की ना सोचे तो। भाई साहब, वो टाइगर को ना सोते हुए को उंगली करा के देखे कि तू जग तो रहा है ना, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति है। इंसान इतना ज्यादा वाहियात हो गया है कि जानवरों के पेट में बम भर के देखता है कि ये फटेगा तो कहां तक उड़ेंगे। याद है आपको जो कि केरल में हुआ था कुछ दिन पहले? तो इंसान की हदें बहुत ज्यादा क्रॉस हो गई हैं। ऐसी स्थिति में जंगल में जानवर सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इंसानी जानवर वहां एंट्री कर गया है। इसलिए दुनिया को यह बताने के लिए कि मैन वर्सेस वाइल्ड ना हो, यानी कि इंसान का जानवरों से कंफ्लिक्ट ना हो, इससे बचने के लिए दुनिया के कुछ क्षेत्र संरक्षित करने की आवश्यकता जारी की गई यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को जिसके हेड है इस समय ऑड्रे अजोले, जिसका मुख्यालय पेरिस में है, 1945 में जिसकी स्थापना हुई, उसी यूनेस्को ने मेरे प्यारे साथियों इंसान और जानवरों की लड़ाई को खत्म करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम मैन एंड वाइल्ड था, है ना? जैसे कि मैन वर्सेस वाइल्ड आता है ना आपकी डिस्कवरी पे, वैसा ही इनका प्रोग्राम था, MAB नामक प्रोग्राम था, ठीक है ना? मेरे प्यारे साथियों, मैन एंड बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर की एक परिभाषा दी और यह कहा कि अगर जानवरों को सुरक्षित रखना है तो जानवरों के लिए कुछ लाइन बनानी होगी, कुछ क्राइटेरिया निर्धारित करना होगा कि वहां उस क्षेत्र में इंसान रूपी जानवर एंट्री ना करे। और इसको ध्यान में रखते हुए मेरे प्यारे साथियों, बायोस्फीयर की यह परिभाषा दी गई जो आपके सामने है। एक क्षेत्र जैसे बायोस्फीयर अगर डिक्लेयर किया जाएगा तो उसमें 3 क्षेत्र होंगे। एक होगा कोर जोन, यहां ध्यान से देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये 3 क्षेत्र दिए गए। एक को कहा गया कोर क्षेत्र, एक को नाम दिया गया कोर क्षेत्र, एक को नाम दिया गया बफर क्षेत्र, ध्यान से सुनिएगा, एक को दिया गया बफर क्षेत्र और तीसरे को नाम दिया गया ट्रांजिशनल क्षेत्र। क्या नाम दिया गया? ट्रांजिशनल क्षेत्र। और कहा गया कि इंसान अगर किसी जंगल में एंट्री कर रहा है तो उसके कोर क्षेत्र में अगर किसी जगह को बायोस्फीयर नाम दे दिया गया तो वहां पर कोर स्फीयर में, कोर क्षेत्र में उस बायोस्फीयर के केवल और केवल मॉनिटरिंग की जा सकती है जंगलों के अंदर जानवर की, यानी कि कैमरे लगा सकते हो हद मार करके, आप ढूंढ सकते हो मचान पे बैठ करके कि जानवर है या नहीं। इसके अलावा बायोस्फीयर के कोर क्षेत्र में कुछ भी ना हो। तो मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में जो पन्ना टाइगर रिजर्व हुआ करता था, उसे पन्ना रिजर्व को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, जिसे दुनिया के लिए संरक्षित रहना आवश्यक है। दोबारा सुन लीजिएगा, भारत में अब तक बायोस्फीयर्स की संख्या 18 है। दोबारा सुनिए, भारत सरकार के दिए हुए बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18 हैं। यूनेस्को की तरफ से भारत के अंदर जो संवेदनशील बनाए गए हैं, यानी जिनके अंदर कहा गया है कि जानवर बचाने हैं तो इन्हें बचा लो, उनकी संख्या 11 थी। उन 11 के बाद अब 12वां जुड़ गया है और उसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व। वो पन्ना टाइगर रिजर्व जो कभी नेशनल पार्क हुआ करता था, टाइगर रिजर्व हुआ करता था, बायोस्फीयर रिजर्व हुआ करता था, अब उसे यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो मुद्दा समझने की कोशिश करें, असल में ये है क्या? उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अच्छा, तो अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से सुनिएगा। इसके अंदर आप लोग केवल मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं? इसके बाद वाले क्षेत्रों में कहा गया कि अगर बफर जोन है तो बफर जोन के अंदर व्यक्ति जाकर के टूरिज्म कर सकता है, टूरिज्म के साथ साथ वहां पर रह सकता है, यह कहा गया। और इसके बाद की अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो इसके बाद में रिसर्च स्टेशन अगर बनाने हो तो वो ट्रांजिशनल क्षेत्र के अंदर रिसर्च स्टेशन भी बना सकता है। इस प्रकार की जानकारी दी गई। आप में से कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं कुछ तथ्य आपके लिए लिख देता हूं, एक बार के लिए इन तथ्यों को समझ लीजिएगा। फिर से समझिए, MAB प्रोग्राम किसने चलाया? दोबारा सुनिए, MAB प्रोग्राम किसने चलाया? आंसर है यूनेस्को के द्वारा चलाया गया। MAB प्रोग्राम क्या केवल भारत के लिए चलाया गया? नहीं। आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो तो मैं बता दूं, जिस प्रकार से वेटलैंड की सुरक्षा के लिए रामसर साइट बनाई जाती है ना, ऐसे बायोस्फीयर को रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए यह प्रोग्राम चलाया गया। क्लियर? इसके तहत दोबारा सुनिए, यूनेस्को के द्वारा चलाया गया। कब चलाया गया? 1971 में चलाया गया। ठीक है। भारत के अंदर अब तक कुल कितने इस प्रोग्राम के तहत, इस यानी MAB मैन एंड बायोस्फीयर के तहत अब तक कितने हुआ करते थे? आंसर थे 11 रिजर्व हुआ करते थे।
इन 11 में पहला कौन सा था? इन 11 में पहला था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर है? सबसे लेटेस्ट कौन सा था? लेटेस्ट था वर्ष 2018 में बना हुआ कंचनजंगा। कंचनजंगा जो था मेरे प्यारे साथियों वो 11वां था। अभी कौन सा जुड़ गया है? अभी मेरे प्यारे साथियों यहां पर 1+1 हो गया है। ये जो 1 जुड़ा है इसका नाम पन्ना है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। पन्ना कहां पर है? पन्ना है मेरे प्यारे साथियों मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अंदर क्या ऑलरेडी कोई और भी बायोस्फीयर रिजर्व था जो इस प्रोग्राम के तहत था? आंसर है जी हां था। कौन कौन सा था? भारत पन्ना के अंदर यहां पर 2 और थे जिनमें से एक का नाम था पंचमढ़ी और एक का नाम था अचनाकमार। अचनाकमार मेरे प्यारे साथियों, पंचमढ़ी और अचनाकमार ऑलरेडी एमपी के अंदर 2 थे। तो एमपी के अंदर कितने बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएंगे अब कुल मिलाकर के? 1, 2 एंड ये जो पन्ना वाला है ये हो जाएगा 3rd नंबर का। क्लियर है? तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों 3 हो गए एमपी इकलौते के अंदर। ठीक है ना? पन्ना पन्ना इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहां टाइगर बहुत है। टाइगर टाइगर की अगर मैं बात करूं तो एमपी वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। एमपी के बाद टाइगर पाए जाते हैं कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के बाद पाए जाते हैं उत्तराखंड के अंदर। अगर टाइगर की बात की जाए एमपी के अंदर 526 टाइगर हैं तो यहां 524 टाइगर हैं। 526 टाइगर के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर कहां पाए जाते हैं? पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर पाए जाते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों यहां से एक नदी निकलती है, याद कर लेना, जिसका नाम है केन नदी। मेरे प्यारे साथियों केन नदी, चंबल सिंध बेतवा केन। दोबारा सुनिए क्या बोल रहा हूं। यमुना के बारे में अगर आपने कभी सुना हो तो मेरे प्यारे साथियों यमुना नदी की 4 प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों यहां पर यमुना के अंदर जुड़ने वाली एक नदी का नाम है बेतवा और एक का नाम है केन। केन नदी जो है वो यमुना की सबसे साफ सुथरी नदी है। दोबारा सुनिएगा, केन नदी यमुना की सबसे साफ सुथरी नदी है। और अगर मैं आपको यह वाली जानकारी दूं तो मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे साथियों, यही केन नदी जो है ना ये पन्ना टाइगर रिजर्व में से क्रॉस होती है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में से क्रॉस होती है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कोई बायोस्फीयर रिजर्व दिखा करके कि बताइए ये कौन सी जगह से पास होता है, तो याद कर लेना पन्ना के अंदर से मेरे प्यारे साथियों कौन सी नदी पास होती है? केन नदी पास होती है। और मैं एक बात बता दूं, रिवर लिंकिंग परियोजना की जब बात चल रही थी तो यही केन बेतवा लिंक परियोजना बन रही थी। याद कर लेना, भारत में ऑलरेडी एक परियोजना चल रही है जिसका नाम क्या है? केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना। केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना, याद कर लेना। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे साथियों ये अतिरिक्त रूप से जानकारी याद कर लेना। और एक बात बताता हूं मैं आपको, इस केन बेतवा का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि इसकी वजह से मेरे प्यारे साथियों टाइगर को विस्थापित किया जा सकता था। टाइगर से संबंधित एक बात और बताता हूं, 2018 के अंदर जो टाइगर सेंसस हुआ था, टाइगर सेंसस यानी टाइगर की जो जनगणना हुई थी उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर यानी भारत के अंदर जो टाइगर गणना की गई थी उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ये तथ्य आप अतिरिक्त रूप से याद कर लीजिएगा। क्लियर है? तो ये सारे के सारे फैक्ट मैंने आप लोगों को यहां पर अतिरिक्त रूप से बता दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात बिल्कुल सही कहा है अमल लक्ष्मण त्यागी ने भी कहा है कि पन्ना के अंदर सर क्या पाया जाता है? उन्होंने कहा है कि पन्ना के अंदर हीरा पाया जाता है। और रिसेंटली मेरे प्यारे साथियों यहां पर एक मजदूर को हीरा मिला है। 1 महीने के अंदर 4 मजदूरों को हीरे मिल चुके हैं जिनकी कीमत 20 लाख रुपए से ऊपर मानी गई है। बहुत जबरदस्त क्वालिटी के यहां हीरे मिले हैं। भारत की हीरे की खान पन्ना में है। मेरे प्यारे साथियों पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। किस पर स्थित है? विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। लीजिए मैंने इतनी सारी बातें आप लोगों को बता दी। भारत के अंदर अगर कुल बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो कितनी है? 18 है। कौन कौन से 18 है? ये रहे पूरे के पूरे 18 आपके सामने पूरे मैप पर मैंने दिखा दिए हैं। अगर भारत के अंदर कुल बात की जाए बायोस्फीयर रिजर्व की, नंदा देवी, पचमढ़ी, अचल कुमार, अमरकंटक, नौकरेक, सुंदरबन, सिमलीपाल, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्तमलाई और ग्रेट निकोबार। अब यहां पर एमपी के अंदर एक और जुड़ गया है जिसका नाम क्या है? पन्ना। मैं कह रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद कर लेना मेरे प्यारे साथियों। एक प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। जितने भी साथी लाइव एक बार दम लगा के शेयर कर दो, सभी साथियों को लाइव आने के लिए कह दो। और मेरे देखो ये रहा मेरे प्यारे साथियों पूरी जानकारी। ये विंध्याचल पर्वत पर स्थित है, मैंने दिखा दिया। इसके अलावा ये रही चंबल केन बेतवा जो रिवर लिंक परियोजना है वो यहां पर मैंने दिखा दी। ये यहां से परियोजना पारित हो रही है। ठीक है ना? बात करें यूनेस्को की, पेरिस के अंदर इसका मुख्यालय है। ऑड्रे अजोले इसके वो है प्रमुख है, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। भारत के अंदर कुल मिलाकर के 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। जयपुर को हाल ही में यूनेस्को विरासत सूची के अंदर दूसरे नंबर के शहर के रूप में शामिल किया गया है। पहले अहमदाबाद हुआ करता था, अब जयपुर शामिल हो गया है। कुल मिलाकर 38 भारत के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिनमें से 30 प्रकार की कल्चरल है, 7 जो है वो नेचुरल है और एक मिक्स प्रकार की जिसका नाम कंचनजंगा है। क्लियर है? ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी। सारा डिटेल मैंने आपको यहां लिख के दे दिया। उम्मीद है सारे साथियों को सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी।